जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। यानी कि दोस्तों आज है आपका 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को जो एसएससी सीपीओ के ऑल शिफ्ट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज हम विश्लेषण करेंगे। शानदार तरीके से क्वेश्चनों का रिव्यू देखेंगे। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, कुछ इस तरह से साथियों क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे, जिनमें से प्रमुख क्वेश्चन है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कब हुआ था और कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ऐसे के सारे टोटल 50 क्वेश्चन आपके लगभग आज रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे और 100% ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी का स्वागत है आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, शाहजहां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। साथियों याद रखेंगे, शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी बना था, जो युवराज घोषित हुआ था 1633 के आसपास में शाहजहां ने 1633 के आसपास में शाहजहां ने दारा सिकोहा को क्या बनाया था, दारा सिकोहा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसको? दारा सिकोहा को। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों एक युद्ध चलता है, शाहजहां के सभी पुत्रों के बीच में एक युद्ध चलता है और उस युद्ध में ये दारा सिकोहा हार जाता है और जो औरंगजेब के बाद शासक बनता है मुगल वंश का, वो शाहजहां के बाद जो शासक बनता है मुगल वंश का, वो औरंगजेब बनता है। याद रखेंगे, शाहजहां के 4 पुत्रों में औरंगजेब इसका क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। लेकिन रियली उत्तराधिकारी कौन था अगर पूछेगा तो दारा सिकोहा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था तो साथियों याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम या फिर इसी का नाम दोस्तों था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम से ये क्या बना था? आपका उत्तराधिकारी बना था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों 2019 में जो भारत रत्न मिला था वो भूपेन हजारिका को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये दिया गया था कला के क्षेत्र में। और भूपेन हजारिका कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे असम के एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे। तो याद रखेंगे ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है कि संगीत का क्षेत्र या फिर कला का क्षेत्र। तो दोस्तों जब दोनों दिया जाएगा तो कला राइट आंसर बनेगा, क्योंकि संगीत क्या है साथियों? संगीत एक प्रकार की कला होती है और कला के क्षेत्र के लिए 2019 में भूपेन हजारिका को क्या मिला था दोस्तों? भारत रत्न मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपको याद रखना है 1999 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिलता है और 1999 में ही आपके पंडित रविशंकर को भी भारत रत्न दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजन होगा। यानी कि शीतकालीन जो ओलंपिक होंगे इनका आयोजन कहां पर होगा, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की बात कर ली जाए तो साथियों इसका आयोजन जो बनेगा मिलान शहर कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे इटली में पड़ता है। कहां पर है साथियों? इटली में है अपना मिलान शहर और इसी मिलान शहर में 26 के शीतकालीन ओलंपिक होंगे। अगर साथियों बात कर लें 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों याद रखेंगे यहां पर आपका आयोजन होता है बीजिंग में। कहां पर? चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2020 आयोजित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आईओसी की, इंटरनेशनल जो आपकी ओलंपिक कमेटी है, इसके जो पहले हेड थे साथियों वो थे पियरे डी कोवर्टन। कौन थे? पियरे डी कोवर्टन इसके पहले अध्यक्ष थे और पियरे डी कोवर्टन के ही द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इस कारण 23 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों? आईओसी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति दिवस मनाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और पहली बार अगर ओलंपिक की बात कर लें तो जब समिति का गठन हो जाता है 2 साल बाद 1896 में पहले ओलंपिक होते हैं। और वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों याद रखेंगे थॉमस बाक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की तो दोस्तों मूल संविधान जब बना था आपका 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को साथियों जब ये लागू होता है तो दोस्तों इस समय जो मौलिक अधिकार थे, जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, वो कितने थे साथियों? 7 थे। कितने? 7। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार में संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और साथियों वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो कितने हैं? याद रखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। इनको भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? अगर दोस्तों बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पहली बार उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जाती है। अगर बात कर लेते हैं उज्ज्वला 2.0 की, उज्ज्वला योजना 2.0 इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और ये दोस्तों 10 सितंबर 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से की थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अगर साथियों बात करेंगे भरतनाट्यम के बारे में, तो भरतनाट्यम याद रखना है ये कहां से हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। कहां पर? तमिलनाडु से। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो उल्लेख मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसी में मिलता है इसका उल्लेख। इसको भी याद रखेंगे। और वर्तमान में भारत में जो क्लासिकल डांस है इनकी कुल संख्या 8 है। कितनी है? कुल संख्या 8 है। इसको भी याद रखेंगे। पहला भरतनाट्यम जिसकी चर्चा कर चुके हैं, कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त साथियों दूसरा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य साथियों केरल में होते हैं। कहां पर? केरल में। इसके अतिरिक्त ओडिसी की बात की जाए तो सर ओडिशा में होता है। कहां पर होता है? ओडिशा में ओडिसी होता है। सत्रिया दोस्तों असम में होता है। कहां पर? असम में। सत्रिया हमारा असम में हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर में हो जाएगा। कहां पर? मणिपुर में हो जाएगा मणिपुरी। और रहा हमारा 8वें नंबर का कथक, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो जन्म होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कथक लोक नृत्य का जो जन्म होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 51A के बारे में। अनुच्छेद 51A के बारे में पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। यह क्वेश्चन कल हमने एनालिसिस में कवर किया था कि अनुच्छेद जो 51 है ये आपका कहां से जोड़ा गया? याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन से। और इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। क्या है? याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य, जिनकी वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? 11 है। इसको भी याद रखना है। और कहां से लिए थे? तो दोस्तों याद रखना है यूएसएसआर से लिए थे। यूएसएसआर से लिए थे, जिसका वर्तमान में सबसे बड़ा स्वरूप निकल कर आता है हमारा रूस। क्या निकल कर आता है? रूस। इसी से हमने क्या लिए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज लिए थे। इसके बाद आपके वर्तमान में 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था शिक्षा से संबंधित था। और 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 2002 के तहत इसको जोड़ा जाता है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा अगर बात कर ले किसकी नियुक्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों प्रधानमंत्री की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, राज्यपाल की, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की, लेखा महानियंत्रक की, इसके अतिरिक्त आपका मुख्य न्यायाधीश की, और दोस्तों अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी। ठीक है, इस सारे के सारे जो ऑप्शन है इनमें से आपकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनमें से ऑप्शन आपसे क्या दिया गया था ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? अगर बात कर लेते हैं कबड्डी मैदान की, कबड्डी मैदान की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लें तो दोस्तों इसकी 12 मीटर तो कैसा होता है? लंबा होता है। यानी कि इस तरह का हमारा कबड्डी मैदान दिखाई देता है। ठीक है, किस तरह का याद रखेंगे? कुछ इस तरह से कबड्डी मैदान दिखाई देता है। इसकी जो ये वाली लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। और यहाँ की जो लेंथ बनेगी ये बनेगी 10 मीटर। कितनी? ये 12.5 और ये वाली 10, ये वाली 12.5 और ये वाली 10। और इस तरह से इसमें क्या होते हैं? लाइन होती है। ये आपकी बोनस लाइन होती है। इसके बाद एक और लाइन टच लाइन होती है। यहाँ पर मिडिल लाइन होती है और सेम विपरीत पक्ष में एक आपकी बोनस लाइन और एक टच लाइन और दूसरी बोनस लाइन इस तरह से बनती है। और कबड्डी का जो खेल होता है दोस्तों वो 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। यानी कि पूरा खेल 40 मिनट का होता है, 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
साथियों कल हमने चर्चा की थी तानसेन के बारे में। ये किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। और तभी हमने आपको बताया था जो तानसेन थे दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर से संबंधित थे। तो जिस व्यक्ति का हमारे यहाँ जन्म होता है उसको वहीं पर क्या किया जाता है? दफन किया जाता है या फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों तानसेन का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? ग्वालियर में जन्म तो ग्वालियर में ही मकबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था चंगाई त्योहार कहाँ से संबंधित है। अगर साथियों बात कर लेते हैं चंगाई त्योहार के बारे में तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नागालैंड से। कहाँ से हो जाएगा? नागालैंड से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नागालैंड में और कौन होता है? तो नागालैंड में एक याद रखना है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल एग्जाम में भविष्य में आपसे अभी पूछा जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों अनुच्छेद 33 किससे संबंधित था? ऐसा भी क्वेश्चन मिला था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या अनुच्छेद 33 से क्वेश्चन आया था। तो ये एक फंडामेंटल राइट है और इसमें संसद को याद रखेंगे, संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अधिकार देता है। यानी कि मान लीजिए हम क्या है, एक सशस्त्र बल है, आप किसी सेना में चले जाते हैं और आपके मौलिक अधिकार यदि हमें क्या करने हो? सीमित करने हो। हम संसद के सदस्य हैं और आप एक सेना में हैं और हम चाहें कि आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दें, तो दोस्तों याद रखेंगे संसद के अनुच्छेद 33 का प्रयोग करके संसद क्या करेगी? जो सशस्त्र बलों के सदस्य होंगे, जो भी जितने सेना के अधिकारी होंगे, जितने भी सिपाही होंगे, इनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? सीमित कर सकता है। इसको याद रखेंगे। इसका प्रावधान का उद्देश्य कर्तव्यों को उचित निर्वहन तथा उनके बीच अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यानी कि कोई ज्यादा ना तो सेना का अधिकारी जैसे है उसको मौलिक अधिकार ज्यादा मिल गए, तो ऐसा ना हो कि उसको वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे, इसलिए इनको क्या किया? सीमित करने का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे सन 1336। सन 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति थे, इनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? विजयनगर में जिसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, हरियर बुक्का नाम के 2 शख्स थे और इनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था साथियों? संगम नाम था। और संगम वंश की इन्होंने विजयनगर में पहली बार स्थापना की थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखनी है, विजयनगर का एक प्रतापी शासक था। विजयनगर का एक प्रतापी शासक था जिनका नाम था कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय की आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी। कृष्णदेव राय जो थे ये आपके कौन से वंश से संबंधित थे? ये दोस्तों संगम वंश से नहीं थे, ये दोस्तों तुलुब वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? तुलुब वंश से। ठीक है, तुलुब वंश से संबंधित थे और 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया था, जिनमें से सबसे पहले आपका आया था संगम वंश जिसकी स्थापना हरियर बुक्का ने की थी। उसके बाद आया था तुलुब वंश। क्या आया था? उसके बाद आया था सुलुभ वंश। कौन आया था? सुलुभ। 1 मिनट, यहाँ पर सुलुभ याद रखना है, ये क्रम आप लोग इसको लगा लेंगे। दूसरा आपका तीसरा था तुलुभ वंश। कौन था? तुलुभ वंश। और चौथा आपका था कौन सा वंश? याद रखेंगे ये आपका एक, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के जल्दी से बताइए चौथा वंश कौन था जो आपके विजयनगर में शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मोहनजोदड़ो शहर है इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई चल रही थी तो कई सारे कंकाल एक साथ प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त याद रखना है सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में तीसरे स्थान पर कौन सी भाषा है? तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे अधिक कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। पहले नंबर पर साथियों हिंदी को बोला जाता है। इसका प्रतिशत लगभग 43% है। लगभग 43% है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त बंगाली को बोला जाता है जिसका परसेंटेज आपका 8 के आसपास है, 8.6% है। और तीसरे नंबर पर मराठी आती है जो आपकी 6 लगभग % के साथ तीसरे नंबर पर बोली जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख मिलता है? साथियों एक ट्रिक याद रखनी है, संसद का उल्लेख यदि जब भी पूछ ले तो इस तरह की ट्रिक याद रखनी है। सा और रा और तीसरा हो जाएगा आपका ला, यानी कि सरला याद रखना है। सा से बनाना है संसद। क्या बनाना है? सा से संसद बनाना है। रा से हमें क्या बनाना है दोस्तों? राज्यसभा बनाना है। क्या बनाना है? राज्यसभा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद ला से बनाना है दोस्तों लोकसभा। और इनके आर्टिकल कैसे याद रखेंगे? तो आसान ट्रिक इसी के साथ याद रखेंगे। 79, उसके बाद दोस्तों 80 और 81। 79, 80, 81 सरला को याद रखना है। सरला का फोन नंबर क्या है? 79, 80, 81। तो याद हो जाएगा हमें संसद, राज्यसभा और लोकसभा। एग्जाम में जब भी पूछे तो राइट आंसर बताना है। 79 में संसद है और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किन देशों के द्वारा की गई। तो दोस्तों 2023 में फीफा महिला विश्व कप हुआ था और इसकी जो आयोजन हुआ था, इसका जो मेजबानी हुई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था 2019 में हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा 2019 हिंदी का साहित्य अकादमी नंद किशोर आचार्य की एक रचना थी छलते हुए अपनों को। क्या नाम था? छलते हुए अपनों को। ये रचना के कारण इनको क्या मिला था दोस्तों? हिंदी का साहित्य अकादमी मिला था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तैमूर वंश के जो शासक थे इनके द्वारा भारत में किस वर्ष आक्रमण किया गया। ऐसा क्वेश्चन था, तैमूर के द्वारा किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया गया। तो दोस्तों ये समय था हमारा 1398 का समय था और इस समय दिल्ली पर शासन था तुगलक वंश का। कौन से वंश का? तुगलक वंश का। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश था, सबसे लंबा शासन काल के अनुसार। इसको याद रखेंगे और 1398 में तैमूर के द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा मोहिनी अट्टम केरल से, क्योंकि अभी हमने बताया था मोहिनी अट्टम और कथकली। कौन सा? मोहिनी अट्टम क्या नृत्य था? तो दोस्तों याद रखेंगे एक समय की बात है जब भगवान शिव ने क्या किया, भस्मासुर को वरदान दे दिया। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि तुम जिस पर भी हाथ रखोगे क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। उसी कारण भस्मासुर ने क्या किया दोस्तों, याद रखेंगे, शिव पर ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑन, यानी भगवान शिव ने वरदान दिया और शिव पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो भगवान शिव अपना स्थान छोड़कर भागे थे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे थे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रख करके उसको जो भस्मासुर था उसके साथ नृत्य किया और एक ऐसा स्टेप आया जब अपना हाथ सिर पर रखा, जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ सिर पर रखा वो वहीं पर नष्ट हो गया था। इस कारण भगवान शिव की जान भी बच पाई थी। तो कह सकते हैं कि जो मोहिनी अट्टम था ये केरल के क्षेत्र में होता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अतिरिक्त याद रखना है साथियों कथकली के बारे में। कथकली भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कलिंग युद्ध के पश्चात किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध जो होता है ये दोस्तों आपका 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में इसका युद्ध लड़ा जाता है कलिंग का। इसमें राजा एक तरफ कलिंग के थे जिनका नाम था अनंत पद्मनाभन। क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेगा कि अनंत पद्मनाभन का संबंध किससे है। तो बताना है अनंत पद्मनाभन ये कौन थे? कलिंग के राजा थे जब कलिंग का युद्ध अशोक के साथ हुआ था। ठीक है, ये थे और वर्सेस में इनके सामने कौन था? अशोक मौर्य था। कौन था? अशोक मौर्य। इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो भीषण नरसंहार के बाद अशोक मौर्य का हृदय परिवर्तित हो जाता है और इस कारण अशोक मौर्य क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बहुत जोरों शोरों से इसका प्रचार करवाने लगता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था आयतन का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आयतन का अगर मात्रक की बात कर लें तो मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वर्ग का पूछेगा तो बताना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्ग मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था और इसका राइट आंसर बनेगा कि 1971 में अगर सन पूछा गया होगा तो याद रखना है 1971 में चुनाव प्रचार के दौरान जब इंदिरा गांधी जी चुनाव कर रही थी तो उस समय इन्होंने क्या किया था? चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके बाद जब इनकी सरकार बन जाती है तो 1974 से 1978 याद रखेंगे 1974 से 1978 तक एक पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है जिसका नाम था पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या नाम था दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने इसी योजना का नाम या फिर इसी योजना का नारा रखा था गरीबी हटाओ का नारा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था अनुच्छेद 143 का उपयोग कर राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब आर्टिकल 143 का प्रयोग करेगा प्रेसिडेंट तो क्या करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश होंगे इनसे क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है इसमें कि परामर्श जब सुप्रीम कोर्ट देगा तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया कि मानना पड़ेगा तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो मान सकता है और चाहे तो नहीं मान सकता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था, याद रखेंगे अगला क्वेश्चन था किसके गीत, एक मिनट कहाँ गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। ऑप्शन में दिया गया था कि किसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं और उनमें से ऑप्शन आपका आया था मीराबाई।
याद रखेंगे मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है। अगर बात कर लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, तो ये अगर 2011 के आंकड़े पूछे गए होंगे, यदि 2011 की जनगणना वाले आंकड़े पूछे गए हैं तो ये याद रखना है 11 की जनगणना के अनुसार 68.84% जो जनसंख्या थी ये हमारी कैसी थी, ग्रामीण जनसंख्या थी। जबकि जो शहरी जनसंख्या थी इसका प्रतिशत था 31.16%। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। तो डायमंड लीग का याद रखेंगे, इसका जो खिताब है साथियों वो जीता था याकूब बार्डलेज ने। किसने, याकूब बार्डलेज ने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो प्रतियोगिता थी, ये प्रतियोगिता आपकी यूएसए में आयोजित की गई थी। 2023 का जो डायमंड लीग था इसकी प्रतियोगिता आपकी यूएसए में आयोजित की गई थी, यूजीन शहर में। कौन से, याद रखेंगे, यूजीन शहर में। और इसको भी याद रखेंगे। और इसमें, इस डायमंड लीग में दोस्तों नीरज चोपड़ा अपने दूसरे स्थान पर रहे थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्या करना है, एक बार से अपने सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस भी स्टूडेंट का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उसके लिए क्लास फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि कल जो क्लास के क्वेश्चन करवाए गए थे, जो एनालिसिस करवाया गया था, उससे लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस बार फिर से पूछे गए हैं। तो इस क्लास को उस विद्यार्थी के लिए जरूर शेयर करें जिसका आने वाले दिनों में एग्जाम है। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिना किसी पैसा चार्ज के। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।